अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो टेक्निक्स या जो तरीके यूज़ होते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में समझना है कि व्हाट फैमिली प्लानिंग इज़। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा है कि फैमिली प्लानिंग मीन plan of family in which people should be think about number of children, space between two pregnancies, which method can be used। इससे अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें सिंपल यही बात बताई गई है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एक कपल है, एक हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, तो वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे, वो ये देखेंगे कि हमने कितने बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, कितने बच्चे वो अच्छे से पाल सकते हैं, या फिर अगर एक दफ़ा एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो दोबारा प्रेग्नेंट होने में वो दो प्रेगनेंसीज के बीच में उसको कितना टाइम देना है। ऐसा ना हो कि हर साल वो बच्चे पैदा करने की कोशिश करें या बच्चे पैदा करें। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि बीच में जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज ना हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और इन चीज़ों को रोकने के लिए कौन से तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग हो। ठीक है, प्रेगनेंसी ज़्यादा ना हो, बच्चे ज़्यादा ना हो, उसको एक तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और किस तरीके से कितने बच्चे या कितना फासला दो बच्चों के दरमियान रखना है, ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा हुआ है अलाउ पीपल टू अटेन देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वही बात कि लोग जितने बच्चे पैदा करते हैं तो वो फैमिली प्लानिंग से पैदा कर सकते हैं, यानी कि धड़ाधड़ जो है वो बच्चे पैदा करने में नहीं लगे होंगे। जब उनको फैमिली प्लानिंग का पता होगा तो वो ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने टाइम बाद पैदा करने हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और डिफरेंट बैरियर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं है कि मतलब जिन कपल्स के या जिन लोगों के बच्चे ना हो तो वो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इस चीज़ में नहीं आता, वो फैमिली प्लानिंग इस चीज़ में नहीं आता। ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग बीमारी से गुजर रहे हैं या फिर उनका एक अलग एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको हम फैमिली प्लानिंग में नहीं काउंट कर सकते। अलबत्ता वो लोग जिनके बच्चे हो सकते हैं, जो नॉर्मल है, जिनके बच्चे हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उनको कब कितने टाइम बाद बच्चा, अगर एक पैदा हुआ है तो दूसरा कब पैदा करना है, कितना फासला होना चाहिए और कितने बच्चे वो अपनी मर्जी से पैदा करना चाहते हैं। दैट ऑल इज अबाउट फैमिली प्लानिंग। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है? एक तो सबसे पहला पर्पस ये होगा, मकसद ये होगा कि जो अगर कोई कपल मतलब कोई बच्चा अभी पैदा नहीं करना चाहता लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी फीमेल, जो कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी या एक अनवांटेड बर्थ होती है। ठीक है, तो अगर वो नहीं चाहती तो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, या जब वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो उस वक्त वो उस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब बच्चा पैदा करना अगर वो चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कब नहीं चाहते तो वो नहीं करेंगे। इसका जो फ़ायदा होता है या इसके जो मकसद होते हैं। ठीक है, या टू रेगुलेट द इंटरनल बिटवीन प्रेगनेंसी, वही बात के दो प्रेगनेंसी के बीच में कितना फासला रखना है, या फिर टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की एज के मुताबिक कितने बच्चे पैदा करने या कब पैदा करने। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कपल जिनकी शादी बहुत जल्दी हो गई, जिनकी एज कम है, 17-18 साल, 16 साल, वैसे तो शादी के लिए सही है, लेकिन अभी वो खुद इतने मेच्योर नहीं होते या इतने बड़े नहीं होते कि वो बच्चे पैदा करें या बच्चों को पाल सकें। ठीक है, तो उनकी खुद अपनी जिम्मेदारियां मतलब उतनी नहीं होती। या अगर कोई कपल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एज है, यानी कि 40 तक करीब है, स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो उनको फिर 40 के बाद प्रेगनेंसीज में मसले आते हैं, तो उस टाइम प्रेगनेंसी या फैमिली प्लान करना उसका हिस्सा होता है। ठीक है, कि ना बहुत जल्दी हो ना बहुत ज़्यादा लेट हो,
किस उम्र में बच्चे पैदा करने, ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग में आती हैं और ये बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग का मकसद ये होता है कि बच्चे और मदर की जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी होना चाहिए, यहाँ पे मोर्टेलिटी लिखे हुए हैं, कि उनके जो शरह अमवात और शरह अमराज जिसको हम कहते हैं, कि बच्चों को मसले ना हो, जो बच्चे पैदा होते हैं या जो उनकी मदर्स होती हैं उनको कोई मसले ना हो, ठीक है। और उनके जो बच्चे पैदा होने के साथ ही मर जाते हैं या उनकी वजह से मदर्स की डेथ हो जाती है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उनको कंट्रोल किया जा सके। ये जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आते हैं, जो यहाँ पे आपको कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये पता चल जाता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं फैमिली प्लानिंग के, कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए कौन से कंट्रासेप्शन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में नॉलेज आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। इसके अलावा ये काउंसल कैसे करना है, किसी पेशेंट को, किसी कपल को मोटिवेट कैसे करना है फैमिली प्लानिंग के लिए। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि कोई भी हम जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। जैसे कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, कुछ हार्मोनल और कुछ डिवाइसेस होती है, जो कि हम आगे इस पीपीटी में पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा टू गेन नॉलेज अबाउट कंट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स, जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, कंट्रासेप्टिव का मतलब ये होता है, जो हम वर्ड बार बार इसमें यूज़ करेंगे, कि कोई रुकावट, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो भी हम तरीके यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी ऐसे मसले होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम एज़ अ कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी में बहुत होते हैं। तो वो क्या-क्या होते हैं, वो हमें उसके बारे में पता चलेगा। और इसके अलावा उनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे मैनेज करने, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, अब उन साइड इफ़ेक्ट्स का करना क्या है, किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, मैनेज करना है, ये। और इसके अलावा जो कंट्रासेप्शंस यूज़ होते हैं, उनका कोई डेंजर साइन तो नहीं, और अगर है तो उसको, उसका पता कैसे चलाना है, उसको मालूम कैसे करना है, ठीक है, और फिर उसको ख़त्म कैसे करना है। तो ये इसके फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, ये वैसे ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे कितनी परसेंट आबादी बढ़ती है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान सबसे आगे हैं, जिसमें अबाउट 2.5% एनुअली, यानी कि हर साल इतनी आबादी बढ़ती है। पाकिस्तान में तकरीबन 2% तक है। इसके बाद नेपाल है जो कि 1.6 तक या 1.7 तक है। इसके बाद बांग्लादेश जो 1% है, और इस तरह आप देख सकते हो इंडिया 0.6%। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के परसेंटेजेस हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल कितने या जो उनकी आबादी है एनुअली कितनी बढ़ती है, ठीक है। जिसमें अफ़गानिस्तान सबसे आगे है, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और ये कंट्रीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ड्यूरिंग 1970 से लेके 2030 तक, इस बीच में किस मुल्क में कितने कंट्रासेप्टिव चीज़ें यूज़ की गई हैं या यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के आपको परसेंटेजेस दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी आप नॉलेज के लिए देख लीजिएगा और एक नज़र देख लें, शायद इससे एमसीक्यूज़ वगैरह भी आ जाए। तो ये आप पाकिस्तान का इसमें नोट कीजिएगा कि इसमें 1970 में, यानी कि 1970 में 4.3% वो यूज़ किया जाता था कंट्रासेप्शंस, ठीक है। अच्छा, अभी जो 2015 है, यानी कि 2015 में 38.5, और इसके बाद शायद 52.8, 2015 के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन पे। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन का मतलब ये होता है कि ये जो हमने फैमिली प्लानिंग के तरीके बताए, कि फैमिली प्लानिंग को कैसे करना है, किस तरीके से प्रेगनेंसीज को रोकना है, तो इसके लिए हम किन किन तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके लिए दो दो तरह की चीज़ें या दो टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। एक वो होते हैं जिसको हम रिवर्सिबल या टेम्परेरी मेथड्स कहते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आप किसी ख़ास महदूद मुद्दत के लिए लगा लेते हैं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, अब हम चाहते हैं कि 1-2 साल के लिए बच्चे ना हो या 3 साल के लिए ना हो, तो उस 3 साल के लिए हम कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें एक कपल वो मेथड इख्तियार कर लेते हैं तो 3 साल तक उनके बच्चे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस रख लिया, तो 3 साल तक वो रहेगा, या कोई इस तरह के मेडिसिन्स होते हैं जो वो 3 साल तक खाती रहती हैं, जो फीमेल होती है, ठीक है? तो 3 साल तक जब वो खाती है तो उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा। लेकिन अगर वो दोबारा चाहती है कि अब उनका दूसरा बच्चा हो तो फिर वो चीज़ ख़त्म करेंगी, वो मेडिसिन नहीं खाएँगी, या जो डिवाइस उसने रखा हुआ है वो मतलब निकाल देंगी, ठीक है? तो फिर दूसरा बच्चा उनका हो सकता है। ये इसीलिए रिवर्सिबल या टेम्परेरी मेथड यूज़ किया जाता है, या इसको कहा जाता है कि ये जब वो लोग चाहते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो वो ये ख़त्म करेंगे और अपने नेचुरल उसमें आ जाएँगे। अच्छा, इसमें 2-3 तरीके जो कि रिवर्सिबल मेथड्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं, ये हम आगे एक-एक डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या है, ठीक है? इसके अलावा कुछ बैरियर मेथड्स हैं, कुछ हार्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं। तो ये 3 जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मेथड ऐसी होती हैं जिसको हम परमानेंट या सर्जिकल मेथड कहते हैं। अगर एक बार आपने वो मेथड यूज़ किया, फिर कभी भी आप बच्चे पैदा नहीं कर सकोगे, यानी कि ये परमानेंट है, मुस्तकिल है, ठीक है? अगर एक दफ़ा ये काम हो गया फिर आप कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकोगे, यानी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे ट्यूबल लाइगेशन और वेजेक्टमी होती है, यानी कि फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, ठीक है? और मेल में जो एपिडिडाइमस होता है, जो एक ट्यूब होता है जो टेस्टिस से पीनस में आता है, जो स्पर्म लेके आता है उसको काट दिया जाता है। तो स्पर्म आता ही नहीं है, तो स्पर्म नहीं आएगा तो फीमेल में ट्रांसफ़र नहीं होगा और बच्चे नहीं होंगे। लेकिन ये परमानेंट मेथड है, इसको वापस नहीं कर सकते, और ये इस सिचुएशन में कर सकते हैं जब किसी के बच्चे फॉर एग्जांपल 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, अब वो मज़ीद नहीं चाहते कि बच्चे पैदा हो, तो वो इस मेथड पे आ सकते हैं, ठीक है? या अगर वो चाहते हैं कि हमने आगे और भी बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर वो रिवर्सिबल या टेम्परेरी मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आपको पहले बताया गया है रिवर्सिबल या टेम्परेरी मेथड में, उसमें सबसे पहले नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में एक है लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसको हम लेम कहते हैं, यानी LAM, या इसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। दूसरा विड्रॉल मेथड, एब्सटिनेंस एंड सेफ पीरियड मेथड, ठीक है? तो अब हम एक एक डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, दूसरा जो रिवर्सिबल में है वो बैरियर मेथड्स है, जैसे फिजिकल बैरियर, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप वगैरह, और कुछ केमिकल होते हैं जैसे फोम जेलीज, टैबलेट्स, और कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसको हम इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCDs कहते हैं, मल्टी लोड और कॉपर टी। ये एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि सबसे पहले, अच्छा, इसमें डी भी लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोनल चीज़ें जैसे ओरल पिल्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें प्रोजेस्टिन वाली दवाइयाँ आती है, कुछ कंबाइन होती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन होते हैं, ठीक है? कुछ ECP होते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि ये गोलियां वगैरह होती हैं जो वो खा के प्रेगनेंसीज उसकी वजह से फिर नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, यानी कि कुछ इंजेक्शंस होती हैं, जैसे प्रोजेस्टिन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है। कुछ कंबाइन होती है, उसमें दो दो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के हार्मोन्स होते हैं। कुछ सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं जो स्किन के नीचे कुछ चीज़ें लगाई जाती है और वो जब तक रहती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये डिफरेंट चीज़ें। कुछ सर्जिकल मेथड, जिस तरह हमने बात की कि ट्यूबल लाइगेशन फीमेल्स में होती है और वेजेक्टमी जो मेल्स में होती है, ठीक है? तो ये आगे काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, इसमें से अब हम एक एक पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स बताए गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो रिवर्स चीज़ें हैं जो रिवर्स हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड के नेचुरली आप किस तरह फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले उसमें है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, जिसको हम LAM कहते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, यानी कि उनका एक बच्चा पैदा हुआ है और वो उस बच्चे को कंटिन्यूसली दूध पिला रही होती है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पिलाया फिर ख़त्म और काफ़ी टाइम तक नहीं पिलाती, ठीक है? ऐसा नहीं। जब वो कंटिन्यूसली दूध पिला रही होती है तो 90% चांस है
कि ड्यूरिंग दैस पीरियड जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, कितने टाइम, 1 साल 2 साल, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है 90% कि उस फीमेल को प्रेगनेंसी उस टाइम नहीं हो सकती जब वो एक बच्चे को दूध पिला रही होती है। यानी कि एक बच्चे को जब वो दूध पिलाती है तो उस टाइम वो दोबारा नहीं प्रेग्नेंट हो सकती, ठीक है। अच्छा, और तकरीबन आफ्टर एक्सक्लूसिव फीडिंग 50% रिलायबल, यानी कि बहुत कम ऐसे चांस होता है, ठीक है, जिसमें वो प्रेग्नेंट हो, या बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब वो दूध पिला रही होती है तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन जब रिलीज होता है तो उस सिचुएशन में एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होता, और एफएसएच और एलएच की वजह से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जब ये दोनों हार्मोन्स नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। और जब ये नहीं होंगे तो उस टाइम प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा होगा, और प्रोलैक्टिन आपको पता है कि ये क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन है फीमेल्स में, वो करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये चीज़ नहीं होती, यानी कि एफएसएच और एलएच हार्मोन नहीं पैदा होते, ठीक है, तो उस टाइम फीमेल्स के पीरियड्स भी नहीं आते, जिस वजह से हम उसको लैक्टेटिंग एमिनोरिया कहते हैं। यानी कि जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है और उसकी वजह से एफएसएच और एलएच वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो जाहिर है जब वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उनके पीरियड्स भी नहीं आएंगे, वो प्रेग्नेंट भी नहीं होंगी, ठीक है। और इस सिचुएशन में जिस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनके पीरियड्स नहीं है, इस सिचुएशन को हम लैक्टेटिंग एमिनोरिया कहते हैं। और जब एफएसएच और एलएच नहीं है तो जाहिर है ओवुलेशन नहीं होगी, यानी एग नहीं रिलीज होगा, एग नहीं रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आसानी से कुल मिला के बात यह है कि जब एक फीमेल एक बच्चे को दूध पिला रही होती है तो 90% चांस है कि उस टाइम उस वो फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती। और ये कम्प्लीटली एक नेचुरल मेथड है, यानी कि इसमें बाहर से कोई भी चीज़, कोई दवाई, कोई डिवाइस, कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं कर रही, खुद ब खुद नेचुरली जो है वो बॉडी में ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि उस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस तरीके को हम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस में सबसे पहली बात यह है कि हाई इम्यूनिटी पावर ऑफ बेबी। चूंकि मदर ब्रेस्ट फीड कर रही होती है तो हमें पता है कि मदर से थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे को मदर से ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा इम्यून होता है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। इम्यूनिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आईक्यू लेवल उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मदर फीड जो है वो बेस्ट होता है बच्चे के लिए। इसके अलावा उसको कोई भी मेडिकल सुपरविजन की, यानी डॉक्टर की, नर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप नेचुरल चीज़ दे रहे हो और उसमें कोई खर्च भी नहीं है, यानी कि कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उन इलाकों में जहाँ फैमिली प्लानिंग की कोई सर्विसेज ना हो, यानी कि कोई गांव देहात में ये कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे ये चीज़ चल सकती है। इसके अलावा इन एक्सेप्टेंस मेथड फॉर दोज कपल हु कैन नॉट यूज एनी कंट्रासेप्टिव ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मज़हब की वजह से, या वो मज़हब वो इतना पक्का लेके चल रहे होते हैं कि वो कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ करते, उनको गुनाह लग रहा होता है, या वो कहते हैं कि ये मतलब गलत चीज़ है, ख़राब है, इसमें गुनाह है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई कंट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रहे होते, और अगर वो ये भी नहीं चाहते कि उनके जल्द से जल्द बच्चे पैदा हो तो फिर वो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई गुनाह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, रिलीजियसली भी ये ठीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये जो तरीका है ये पहले 6 महीने तक बहुत सही है, 6 महीने के बाद आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, और उस सिचुएशन में फिर आपने एहतियात करना होगा। पहले 6 महीने ये 90% रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेबी में बी माल नरिश्ड बिकॉज द वुमेन वांट फैमिली प्लानिंग। अब चूंकि फीमेल ये नहीं चाहती उनके मजीद बच्चे हो तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिलाया जाता है,
तो शायद बहुत ज़्यादा दूध पिलाने की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है, तो बच्चा मोटा हो सकता है, यानी कि माल नरिश्ड हो सकता है। एक चीज़ जितने मकदार में चाहिए बॉडी को उससे कहीं ज़्यादा मिल रही है, तो उसका एक गलत इफ़ेक्ट भी बच्चे के बॉडी के ऊपर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये मसला भी हो सकता है कि शायद जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम वो सेक्सुअली एक्टिव भी है, ठीक है, तो शायद वो प्रेग्नेंट हो गई होती हैं या हो चुकी होती हैं और 4-5 महीने गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता। फिर जब वो बच्चा जो उनके पेट में अभी है 4-5 महीनों का, जब वो क्विकनिंग शुरू करता है यानी मूवमेंट शुरू करता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि वो तो दोबारा से प्रेग्नेंट है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा मेथड नहीं है जिसमें 100% बच्चा ना होने के चांसेस हो, 90% लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10% चांस है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो दोबारा भी प्रेग्नेंट हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा जो मेथड बताया गया है वो है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड क्या है? रिमूवल ऑफ पीनस फ्रॉम द विजाइना बिफोर इजैकुलेशन अकर, यानी कि जब कोई सेक्सुअली एक्टिव कपल है और वो इंटरकोर्स कर रहे हैं यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, सेक्स कर रहे हैं, उस टाइम जब मेल जो है वो इजैकुलेट कर रहा होता है, उसका स्पर्म आ रहा होता है, तो जैसे ही स्पर्म आता है उसी टाइम वो पीनस निकाल के वेजाइना के बाहर इजैकुलेट करता है, यानी कि फीमेल के वेजाइना में वो इजैकुलेट नहीं करता। इस मेथड को हम विड्रॉल मेथड कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस या एक नेचुरल तरीका हो सकता है जिसकी वजह से एक फैमिली प्लानिंग का तरीकाकार अपनाया जा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? कि एडवांटेज यानी कि फ़ायदा क्या है कि इसमें कोई आपको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई घुमा फिरा के बात नहीं बताई जाती, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई मेडिकल सुपरविजन या फिर किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, मतलब आपको इसमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ रही, आपको जस्ट खुद करना है जो भी करना है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ बेटर देन नॉट यूजिंग एनीथिंग, ठीक है, यानी कि आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते जो कि बैरियर के तौर पर, तो ये उससे बेहतर है कि आप ड्यूरिंग एजैकुलेशन जब आप कर रहे होते हो उस टाइम आप वो पीनस निकाल दें, ठीक है। इसके अलावा गुड फॉर एरियाज वेयर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, जहाँ ये सर्विसेज ना हो तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई किया जा सकता है, यानी लोगों को ये चीज़ बताई जा सकती है और वो इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एन एक्सेप्टेड मेथड फॉर दोज कपल हु कैन नॉट यूज़ एनी, वही बात कि जो लोग रिलीजियस की वजह से कोई और तरीका नहीं यूज़ करते या फिर वो मतलब उनको इजाज़त नहीं है, तो वो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी इस चीज़ के नुकसानात क्या है विड्रॉल मेथड के? विड्रॉल मेथड के सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर एक सेकंड भी कोई बंदा ड्यूरिंग एजैकुलेशन लेट हो गया, जैसे वो एजैकुलेट कर रहा है और एक सेकंड भी लेट हो गया और उस स्पर्म का कोई एक कतरा भी फीमेल के यूट्रस में या उसके वेजाइना में रह गया या चला गया अंदर, तो उस एक कतरे की वजह से भी वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है और वो बच्चा पैदा हो सकता है, यानी कि वो बेबी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि इसको बहुत ज़्यादा राइट टाइम पे निकालना होता है, ठीक है। जो पीनस होता है अगर एक सेकंड भी लेट हो गया जो मेल है, तो उसको अ, वो मसला यानी कि जिस चीज़ को वो अवॉइड करना चाह रहे हैं वही हो सकती है, ठीक है। द मेन नीड अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है कि आप उस सिचुएशन में पीनस निकाल के बाहर लाएं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस है, मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल करके ये करेंगे। इसके अलावा सिंस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेक्स एक्ट द कपल कैन नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द इंटरकोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चूंकि डायरेक्टली सेक्स के साथ रिलेटेड है, तो इस टाइम जो कपल है वो डायरेक्टली यानी कि बिफोर इजैकुलेशन ये इंटरकोर्स को एंजॉय कर सकते हैं इसमें।
देयर सम टाइम इट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, लेकिन कुछ लोगों में ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, कुछ लोग ये प्रोसेस पे आते ही नहीं है, वो नहीं करना चाहते। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताया गया। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताया गया है अबाउट एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है, अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, कि किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। अवॉइड करने का मतलब ये होता है कि जब पार्टनर इस बात पर एग्री होते हैं कि इतने टाइम के लिए हम यानी कि सेक्स नहीं करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे। जाहिर है जब वो इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं पैदा होगा। ये वाहिद मेथड है जो 100% एक्टिव है, यानी कि बिल्कुल इसका असर है। जाहिर है अगर आप एब्सटिनेंस इख्तियार करोगे, बिल्कुल अवॉइड करोगे, सेक्स नहीं करोगे, तो उसकी वजह से ये एक नेचुरल बैरियर मेथड हो जाएगा, बिल्कुल होगा ही नहीं बच्चा। लेकिन इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, यानी कि दोनों के दरमियान एक रजामंदी हो कि हाँ, इतने टाइम के लिए हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे, और इतने टाइम जब हमें बच्चा नहीं पैदा करना तो हम इस एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इसमें लास्ट में लिखा अ होल ईयर कंट्रोल और अवॉइड कैन बी यूजलेस बाय वन सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द अनसेफ पीरियड, ठीक है। यानी कि जो अनसेफ पीरियड होता है, ऐसे दिन जो कि 28 डेज का जो साइकिल होता है फीमेल का, वो उसमें कुछ दिन होते हैं जिसको अनसेफ कहते हैं, यानी कि उस टाइम अगर सेक्स किया जाए तो उससे बच्चा हो सकता है। तो अगर आप पूरा साल अलग रहते हो, इंटरकोर्स नहीं करते, लेकिन उसी अनसेफ पीरियड में अगर आपने एक दिन भी इंटरकोर्स किया, तो वो पूरे साल की जो जुदाई है या उसकी जो मेहनत है वो ज़ाया जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि ड्यूरिंग अनसेफ पीरियड जो यानी कि इंटरकोर्स करते हैं, तो वो पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर सकता है, ठीक है। अब इस एब्सटिनेंस के आपको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं कि बेटर देन नथिंग। जाहिर है अगर आप विदाउट एनी बैरियर या किसी कंट्रासेप्शन के इंटरकोर्स करते हैं, तो उससे तो ये बेहतर है, और आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते तो उससे ये बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कोई मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर नर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, जाहिर है। और ये जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके लिए भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट हाईली रिलायबल, यानी कि ज़्यादातर लोग ये नहीं करना चाहते। कौन चाहेगा कि वो अपने बीवी से जो है वो 1 साल या 2 साल अलग रहें और कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट एब्सटेंस फॉर 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने, 1 साल अलग रहना, इट इज़ अ डिसएडवांटेज, और इसकी वजह से बहुत सारे गलत फहमियाँ, बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो एक कपल में, तो उनके दरमियान एक किस्म की बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, झगड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। जब तक ये ना हो तो वो मसले होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें दोबारा से वही बात बताई गई है कि अगर अनसेफ पीरियड में एक दफ़ा भी आप इंटरकोर्स करोगे तो पूरी साल की जो मेहनत है या उसकी जो एब्सटेनेंस है वो ज़ाया जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद आपको बताया गया है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड जो है, ये मंथ में जो मंथली साइकिल होती है फीमेल्स की, ठीक है, उसमें कुछ सर्टन डेज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं जिसमें एग रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। अगर उस दिन मतलब अ, मैं अनसेफ की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उन दिनों में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो ये जो प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। अगर हम सेफ पीरियड की बात करें तो उन दिनों को हटा के, जिसमें एग रिलीज हो रहा होता है, उन दिनों को हटा के बाकी के जो दिन होते हैं जहाँ पे एग रिलीज नहीं हो रहा, और अगर उस दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती, इन दिनों को हम क्या कहते हैं, सेफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ओवरी से कोई एग रिलीज नहीं हो रहा, या अगर एग रिलीज हुआ भी है लेकिन वो मर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, उस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख के एगलेस डे होते हैं जिसमें कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये उन फीमेल्स के लिए सेफ पीरियड जो है वो ज़्यादातर सूटेबल नहीं होता,
जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, यानी कभी जल्दी कभी लेट, ठीक है। और इस तरीके के पीरियड जिनके आते हैं तो उनके उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अब यहाँ पे रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग हाईली अनसेफ पीरियड, और इन जो अनसेफ पीरियड होता है, यानी कि जिन दिनों में एग रिलीज हो रहा होता है और अगर उन दिनों में एक भी दफ़ा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। उन दिनों में सेक्स अवॉइड करना और ना करना, ये भी एक सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती है। आसान अल्फाज के में अगर हम बात करें तो यही के कुछ दिन ऐसे होते हैं, 28 दिन को डिवाइड करते हैं हम। उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें एग रिलीज नहीं होता, जिसको हम कहते हैं सेफ पीरियड, ठीक है। उस उन दिनों में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो उनसे प्रेगनेंसी नहीं होती। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अनसेफ पीरियड कहलाते हैं, जिसमें एग रिलीज हो रहा होता है। अगर उन दिनों में सेक्स किया जाए तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो उन दिनों को अवॉइड करना होता है, ये भी एक नेचुरल मेथड है। अच्छा, यहाँ पे आपको लाइफ ऑफ स्पर्म बताया गया है कि यानी कि एक स्पर्म जब एजाकुलेट होता है तो एक फीमेल की बॉडी में 72 आवर्स तक, यानी कि 72 घंटे, आप काउंट करोगे तो कुछ 3 दिन बनेंगे, 3 दिन तक रहता है, ठीक है। तो यानी आप हिसाब करोगे कि अगर किसी फीमेल का सेफ पीरियड 2 दिन के बाद स्टार्ट होता है, अनसेफ पीरियड 2 दिन के बाद स्टार्ट होता है, तो 2 दिन पहले से आप इंटरकोर्स को अवॉइड करोगे, क्योंकि अगर 2 दिन पहले उसका सेफ पीरियड है लेकिन आपने उसका स्पर्म इजैकुलेट किया, ठीक है, तो तीसरे दिन उनका अनसेफ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और जो आपने इजैकुलेट किया है तो शायद उसी स्पर्म की वजह से वो एग के साथ जाके फर्टिलाइज हो जाए और बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लाइफ ऑफ ओवम 48 आवर, यानी कि 2 दिन तक वो ओवम जो है वो भी वहाँ रहता है, तो 2 दिन तक वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करवा सकते हैं। तो ये आप लाइफ ऑफ स्पर्म एंड लाइफ ऑफ ओवम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको हाउ टू कैलकुलेट सेफ पीरियड, सेफ पीरियड को कैसे मालूम करना है, एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसका सेफ पीरियड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें कैलेंडर मेथड है, एक बीबीटी है बेसल बॉडी टेम्परेचर, और तीसरा है सीएमएम सर्वाइकल म्यूकस मेथड, ठीक है। फ्रॉम दीज यूज एनी टू, इसमें से जो फीमेल्स होती हैं वो कोई भी 2 मेथड यूज़ कर सकती है। ये तीनों मेथड आगे एक्सप्लेन की हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। और अगर फीमेल एजुकेटेड है, मतलब उसको नो हाउ है कि कैलकुलेशन वगैरह कर सकती है, उनको नंबर्स का पता है, तो वो कैलेंडर मेथड और बीबीटी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो मेथड यूज़ कर सकती है। और अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो इस सिचुएशन में वो सर्वाइकल म्यूकस मेथड यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए तकरीबन 3 महीने का जो है वो सेफ पीरियड कैलकुलेट करना होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए 28 डेज का पूरा साइकिल होता है, ठीक है। उसमें आप 3 तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक उसके कैलेंडर मेथड, एक सर्वाइकल म्यूकस मेथड, और तीसरा बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अगर हम कैलेंडर मेथड की बात करें तो ये रिक्वायर नेक्स्ट 6 मंथ्स कैलेंडर, यानी कि 6 महीनों तक वो ये चीज़ करती रहती है। अब इस कैलेंडर मेथड में जो फीमेल होगी वो क्या करेगी कि पिछले 6 महीनों तक, या अगर आज से वो स्टार्ट करेंगी, फॉर एग्जांपल आज है 1 जनवरी, ठीक है, तो 1 जनवरी से लेके आगे के 6 महीने वो हर महीने क्या करेंगी, अपना जो मेंस्ट्रुअल उनका साइकिल होता है वो डेज काउंट करेंगी, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के साइकिल होते हैं, एक साइकिल शॉर्टेस्ट साइकिल होते हैं और एक लॉन्गेस्ट साइकिल होते हैं। शॉर्टेस्ट साइकिल में जो है वो 26 डेज होते हैं, लॉन्गेस्ट साइकिल में 30 डेज होते हैं। अब वो कुछ शॉर्टेस्ट डेज, यानी कि जो शॉर्टेस्ट साइकिल होते हैं, फॉर एग्जांपल 26 डेज का जो साइकिल होता है शॉर्टेस्ट, उसमें से 18 को माइनस करेंगे। तो जब आप 26 से 18 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 आप नोट करेंगे। और उनका जो लॉन्गेस्ट साइकिल होता है वो 30 डेज का होता है, तो 30 डेज से आप 11 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो एक से हमारे पास आया क्या, 18, 8 सॉरी 8 आया, दूसरा हमारे पास आया 19।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 से लेके 19 तक ये जो दिन होते हैं ये उनका अनसेफ पीरियड होगा, ठीक है। और इसी दिनों में वो फर्टाइल पीरियड भी हम उसको कह सकते हैं। इन्हीं दिनों में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। आसान अल्फाज में बात ये है कि 6 महीनों तक वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगी और उसको दो तरीके से वो डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि दो तरीके के साइकिल होते हैं। कुछ साइकिल 26 दिन के होते हैं जिसको हम शॉर्टेस्ट साइकिल कहते हैं। कुछ साइकिल 30 दिन के होते हैं जो लॉन्गेस्ट साइकिल होते हैं। शॉर्टेस्ट साइकिल के यानी कि 26 वाले से वो 18 माइनस करेंगी तो 8 आएगा रिजल्ट में, और लॉन्गेस्ट से वो 8 माइनस करेंगी, ठीक है, तो 19 आएगा। 30 से 8 यानी कि 11 में से ये 11 माइनस करना है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 11 आएगा। अब ये जो 19 आएगा, सॉरी 30 से 11 माइनस करेंगी तो 19 आएगा, ठीक है। अब 8 और 19 के बीच के जो दिन है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो दिन है ये हर मंथ उनका अनसेफ पीरियड होता है, ठीक है। और इन दिनों में उनको कोई इंटरकोर्स नहीं करना है, या अगर करना भी है तो कोई बैरियर मेथड यूज करें, ठीक है। तो ये जो है वो फर्टाइल पीरियड कहलाते हैं, और यहाँ पे इन दिनों में उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि जहाँ पे आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ये अनसेफ पीरियड है, बाकी जो दिन है वो सेफ पीरियड है, ठीक है। सेफ डे लिखा हुआ है हर एक के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वही बताया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरा मेथड है दैट इज बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड जो है वो हर 3 महीने तक एक फीमेल जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर यूज कर चेक करती है और उसको नोट करती है, ठीक है। दो तरीके से वो कर सकती है, या तो सुबह के टाइम 10 बजे या शाम को 6 बजे, ठीक है। लेकिन इसमें कंपलसरी है फिक्स टाइम। अगर वो देखना चाहती है कि वो सुबह में फ्री होती हैं तो सुबह के टाइम हर दिन 3 महीने तक, यानी कि जो 90 डेज बनते हैं, 90 डेज रोजाना वो क्या करेंगी, सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे, इन दोनों में से किसी एक टाइम को वो चूज करेंगी। और यहाँ पे इस टाइम वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगी थ्रू अ थर्मोमीटर। यहाँ पे आप उनको टेम्परेचर कैसे मालूम किया जाता है, किस तरह चेक किया जाता है, वो आप उनको बताएंगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगी कि जिस दिन उनके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा अबव हुआ, जैसे नॉर्मली 37 है तो फॉर एग्जांपल वो आया 38, या अगर वो फ़ारेनहाइट में देखना चाहती है कि 98.6 है तो 99 आया, 100 आया, ठीक है। तो जिस दिन ओवलेशन होती है उसी दिनों बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। अब जब ये फीमेल देखती है कि रोज़ाना वो टेम्परेचर चेक करती है, जिन दिनों इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि उन दिनों उनका ओवलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होगा तो उनके बाद जो 8 से 19वां दिन होता है, उस हिसाब से फिर वो सेक्स को अवॉइड करेंगी और उन दिनों वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। आसान अल्फाज में कि जिस दिन से उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा उसी दिन से वो सेक्स को अवॉइड करेंगी। जब तक वो टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे नहीं आएगा तो वो जो है उस एब्सटेनेंस इख्तियार करेंगी, मतलब अवॉइड करेंगी, ठीक है। और ये जो मेथड है ये भी एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही बेसल बॉडी टेम्परेचर का बताया गया। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है दैट इज सर्वाइकल म्यूकस मेथड, ठीक है। और सर्वाइकल म्यूकस मेथड जो है हमें पता है कि फीमेल के जो विजाइना होता है उसमें एक किस्म का जो सर्विक्स का एरिया होता है वहाँ पे एक किस्म का फ्लूइड वाटरी डिस्चार्ज पाया जाता है या एक म्यूकस पाया जाता है जो सर्वाइक्स सर्विक्स के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये वहाँ पे नॉर्मल होता है। अब जब फीमेल को पीरियड्स होते हैं तो पीरियड के बाद ये वाटरी डिस्चार्ज आने लगता है। कुछ दिन बाद ये बिल्कुल स्टिकी हो जाता है, जैसे चिपकने वाला म्यूकस हो जाता है, ठीक है। और जब ये नोट दिस पीरियड मीन व्हेन स्टिकी
डिस्चार्ज कम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये डिस्चार्ज जो होता है, जब ये बिल्कुल स्टिकी होता है उस पीरियड को हम नोट करते हैं। ठीक है, और जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है तो उसको भी हम नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि अर्ली जो म्यूकस होता है वो बिल्कुल, यानी कि स्लाइट अमाउंट होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बिल्कुल मोटा सा होता है, थिक वाइट कलर का होता है और स्टिकी होता है, यानी चिपकता है। ठीक है, और ये स्टार्ट के होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ट्रांजिशनल म्यूकस, उसका दूसरा स्टेज होता है, तो दूसरा उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें स्टिकीनेस आ जाती है, थिन हो जाती है म्यूकस। ठीक है, और यहाँ पे वो स्ट्रेच स्ट्रेच हो सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, इसके बाद हाईली फर्टाइल म्यूकस, यानी कि जब वो कम्प्लीटली स्टिकी हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो थिन हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और स्ट्रेची हो जाती है। तो जितना इसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होता जाएगा, उतना वो ओवुलेशन का पीरियड होता है, और उन्हीं दिनों में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो फीमेल प्रेगनेंसी की तरफ जा सकती है। ठीक है, जितना ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, ज़्यादा मतलब स्टिकी होगा, उतनी उसकी जो जो फर्टिलिटी है वो उन दिनों कम होगी। ठीक है, और चूंकि उसमें ये खासियत होती है कि जितने ये स्टिकी होता है उतना वो म्यूकस, या म्यूकस नहीं, सॉरी, जो स्पर्म सेल होते हैं वो उससे आगे पास होते नहीं है, तो इसीलिए ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसके कुछ फ़ायदे, जैसे कि जो सेफ पीरियड होता है, ठीक है, वो बेटर देन नथिंग। ठीक है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो आप कुछ किसी चीज़ का ख्याल रख रहे हो तो बेटर देन नथिंग। इसमें भी आपको कोई मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होगा कि सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड कौन सा होता है और इसको मालूम कैसे करना है। इसके अलावा नो एनी कॉस्ट रिक्वायर्ड, वही बात, और एक्सेप्टेबल फॉर रिलीजियस पर्सन। अच्छा, डिसएडवांटेज की बात करें तो ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, हाईली रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसमें आप जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ हो सकती है, या अगर आपको लगेगा कि आज सेफ अनसेफ पीरियड ख़त्म हो गया और वो नहीं ख़त्म हो गया हो, फिर भी एक दो दिन अक्सर लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर उन फीमेल्स के लिए सही नहीं है जिनको रेगुलर पीरियड्स ना हो, इरेगुलर चलते रहते हो। रिक्वायर सेल्फ कंट्रोल ड्यूरिंग हाईली अनसेफ पीरियड, वही बात, और कि जो अनसेफ पीरियड हो उनमें अपने आप को कंट्रोल करना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स से मतलब कंट्रोल करना, ये भी एक सेल्फ कंट्रोल मांगता है। Any personal tension could change the body mechanism and cycle disturb in this condition। वही बात कि जो अगर कोई पर्सनल कोई दिमागी मसला है, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी बॉडी के मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो मतलब ओवलेशन हो रही है, लेकिन शायद वो टेम्परेचर किसी और जगह, किसी और वजह से बढ़ गया होगा, तो फिर कन्फ्यूजन होती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपको कुछ कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस, कुछ मेथड्स बताए गए हैं, कुछ जो है वो नेचुरल मेथड, कुछ फिर कुछ डिवाइसेस और इसी तरह की चीज़ें बताई गई है। तो लेस इफेक्टिव, यानी कि जो चीज़ जिससे कम असर हो सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, तो विड्रॉल और स्पर्मिसाइड्स है, कुछ डायफ्राम, कॉन्डम और ये सारी चीज़ें। कुछ इसमें टैबलेट्स और इंजेक्शंस और लैक्टेशनल एमिनोरिया वगैरह आता है। ठीक है, और ये फिर लास्ट में जो मोर इफेक्टिव होती है वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आज की वीडियो हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बैरियर फैमिली प्लानिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।